नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो हर छोटे बच्चे के माता पिता को देखनी जरूरी है। यह वीडियो धार के गंधवानी का है। वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटा बच्चा कार की चपेट में आने से बाल बाल बचा है। बच्चा घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला और सीधे सड़क पर जा पहुंचा और सड़क पर आ रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाते हुए कार रोक ली। बच्चे को टक्कर जरूर लगी, लेकिन वो इस हादसे में बाल बाल बच गया। खुशकिस्मती उस बच्चे और कार चालक दोनों की थी, लेकिन ये तस्वीरें हर छोटे बच्चे के माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि बच्चों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। इससे मिट्टी की उपजाऊ ताकत तेजी से कम हो रही है, जिसकी तस्दीक खुद कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट कर रही है। सरकार ने 1 मई से नया नियम लागू कर दिया है कि नरवाई जलाई तो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एमएसपी पर किसानों से फसल भी नहीं खरीदी जाएगी। जैसे जैसे धान के खेत में पीली बालियां झूमती हैं, किसान की आंखों में उम्मीद लहराने लगती है। लेकिन फसल के बाद जब वही खेत काली राख में बदलते हैं तो वो उम्मीदें धुएं में घुल जाती हैं। कटती फसल के साथ जैसे सपने भी जल जाते हैं। उड़ती राख के संग उड़ती है मिट्टी की ताकत और रह जाती है सिर्फ स्याही सी धरती। नर्मदापुरम जिले में केसला गांव के राजेश काजले के पास 1 एकड़ की छोटी सी जोत है। कहते हैं धान की पराली जलाना मजबूरी है। खुद बता रहे हैं कई बार पराली की वजह से मवेशी भी जल जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और तरीका नहीं। अब जैसे कट गया तो 15 दिन तो चरती ही है। हाँ। इसके बाद भी डंठल रहती है। अच्छा, इसके बाद आप बखरेंगे डायरेक्ट। बखर देंगे इसको। हाँ। क्या लगाएंगे इसके बाद? इसके बाद गेहूं लगाऊं। हाँ, प्रदूषण तो होता है, आप मानते हैं? मानते हैं। हार्वेस्टर वालों को नीचे से काटने का बोलते हैं। जैसे ये नीचे से कटता ना, हाँ, इसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो कि अब ये इतना ऊपर से काट दिए, हाँ, तो ये जब शेड्यूल चलेगी तो फंसेगी। इसको हटाने का कोई तरीका रहता है, हाँ, तो वो वही यूज करते, नहीं जलाते। डंठल होने ना जमीन में रहता तो ये खाद बन जाता। अब जैसे ये जल गया, हाँ, तो ये मतलब कोई मतलब का नहीं है। वो तो क्या मजबूरी में जला देते हैं। पर जो आपके पिताजी या उनके पिताजी होंगे वो लोग उस टाइम पे नहीं जलाते थे, है ना? नहीं, उस समय नहीं जलाते थे। तो उस समय हाथ से काटते थे ना, जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। तो इससे आप मानते हैं प्रदूषण फैलता है? प्रदूषण होती है। आप लोगों के भी घर में दिक्कत होती है सांस लेने में? होती है। और यही है कि अगर कोई नया तरीका मिल जाए तो फिर आप लोग भी नहीं जलाएंगे, हाँ, है ना? कोई ऐसी तरह जैसा अपन हाथ से कटवाते हैं तो फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, ये किसान भी समझते हैं कि अगर उनके पास कोई तकनीक मिल जाए, सरकार मदद करे, तो वो इस तरह पराली नहीं जलाएंगे। वो खुद भी जानते हैं कि उनके लिए भी हानिकारक है, उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। और जो प्रदूषण वातावरण में जा रहा है, हवा में घुल रहा है, वो तो है ही खतरनाक। लेकिन वो भी ये मानते हैं कि अगर कोई तरीका मिल जाए तो वो नहीं करेंगे, और इनके पुरखे भी ऐसा नहीं करते थे। लेकिन अब सिर्फ किसान ही नहीं, विज्ञान भी कह रहा है पराली जलाना मिट्टी की आत्मा को जलाना है। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस की रिपोर्ट के मुताबिक नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, यहाँ सबसे ज़्यादा पराली जलती है। 1 महीने में मध्य प्रदेश में 52 जिलों से 8000 मिट्टी के सैंपल आए, जिसमें से 17 से सैंपल ऐसे थे जहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति 44% तक घट गई। कभी जिन खेतों में 10 क्विंटल उपज मिलती थी, अब वहाँ 5.5 क्विंटल ही बची है। कई खेतों में तो जैविक खाद बनना भी रुक गया है। नरवाई जलाने से मिट्टी के उपयोगी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एजोबैक्टर खत्म हो जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इससे मिट्टी में बारिश का पानी सोखने की ताकत भी घटती है। ये वो किसान थे जो लगातार खेतों में पराली जला रहे थे। 1 मई से राज्य में नया नियम लागू हो गया है। यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगले साल एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं होगा। हालांकि फैसला लागू होने के बाद भी पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को
MSP पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें। 2 अप्रैल 2025 को देश भर में पराली जलाने के कुल 366 मामले आए, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 345 मामले थे। 1 अप्रैल को पराली जलाने के देश में 351 मामले आए, जिसमें मध्य प्रदेश से 306 मामले थे। मार्च अप्रैल में तो अकेले नर्मदापुरम जिले में पराली जलाने के सबसे ज़्यादा 5,774 मामले सामने आए थे। खैर, इन सब के बीच कुछ समाधान भी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों के 3 किसानों से कुछ दिनों पहले हमने बात की थी। जान लीजिए वो पराली क्यों नहीं जलाते, इसका विकल्प क्या है। ज्योति आहा के बैतूल जिले के मल्हार पंखा गांव में रहती हैं। बच्चों को लेकर खेत से निकल रही थी तो हमने बातचीत शुरू कर दी। सुनिए पराली न जलाने को लेकर क्या कहती हैं। तो आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, क्यों नहीं जलाते हैं? वही ढोर बच्चे क्या खाएंगे, फिर जला देंगे तो जला देंगे तो क्या खाएंगे, है ना? वैसे भी चारा की कमी है। हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, तो मतलब पारंपरिक तरीके से अभी भी खेती करते हैं। जी, जलाने से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलता है। ज्योति जी, क्या खेती है आप लोगों की? बस गेहूँ, मक्का। हाँ। अभी तो गेहूँ, बटना, चने। अच्छा, गेहूँ चना कितने एकड़ में होगा? अभी 4-5 एकड़ में है, ज्यादा जमीन नहीं है हमारे पास। जो हम बात कर रहे थे कि जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले हैं, चाहे बैतूल हो, चाहे मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, वहाँ के किसान पराली नहीं जलाते हैं। पारंपरिक तरीके से जो उनके मवेशी हैं उनको खिलाने के काम में लाते हैं। 2 फायदे होते हैं, मवेशियों को चारा भी मिल जाता है, ज़मीन की उर्वरकता भी बची रहती है और पर्यावरण भी एक तरह से बचा हुआ रहता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। पांढुर्ना गांव के कई घरों के बाहर जानवरों का चारा रखा था। कैलाश पराडकर खेतों में काम कर रहे थे, कह रहे थे वो लोग भी पराली नहीं जलाते, पराली मवेशियों के काम आता है। चारा कम पड़ता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग जलाते नहीं है। पराली तो नहीं जलाना चाहिए वैसे, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान होता है। कुंवरलाल हथनापुर में रहते हैं, सोयाबीन मक्का उगाते हैं। 3 एकड़ खेत है, 7 लोगों का परिवार है। खेती के अलावा मजदूरी भी करते हैं। आप लोग के खेत में पराली नहीं जलाते ना, धान का? नहीं जलाते। क्या करते हैं उसका फिर? जानवर को चराते हैं ना, जानवर को दे देते हैं। हाँ निकलता है ना भाई, जिसके पास अच्छी जमीन है वो धान की, तो बहुत चारा निकलता है। आपने कभी देखा ही नहीं कि जलाते हैं, उसे सांस में दिक्कत होता है ना? हाँ नहीं देखा ना, इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं कि पराली जलाने पर क्या वायु प्रदूषण होता है। नहीं। लेकिन ये लोग भी समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। और ये पूरे जो बैतूल का इलाका है, आप देखें यहाँ के खेतों में आप देखेंगे कहीं पर भी आपको पराली जलाने के कोई अवशेष नहीं मिलेंगे। तो ये लोग पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं, इन्होंने अपना वक्त दिया। मक्का लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, लेकिन जो पराली बच जाता है उसका इस्तेमाल अपने मवेशियों को चराने के लिए करते हैं, उन्हें चारा देने के लिए करते हैं। ये अपने खेतों को, पर्यावरण को, हर चीज़ को सुरक्षित रखना जानते हैं। और ये हो रहा है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में। वो बता रहे हैं उन किसानों को जो पराली जलाते हैं कि इसका पारंपरिक तरीका और सस्ता तरीका पराली के निष्पादन का क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में पराली को पशुओं के चारे के रूप में, खाद बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन, मिट्टी की दीवार बनाने में और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। मध्य प्रदेश में अब मांगे मनवाने के 2 ही रास्ते बचे हैं, एक धरना प्रदर्शन और दूसरा मोबाइल टावर पर चढ़ जाना। और भोपाल तो टावर टॉपिया बन चुका है साहब। यहां टावर पर चढ़ना अब न नाटक है न विरोध, ये अब लोक कला बन चुकी है। कोई वेतन के लिए चढ़ा है, कोई गुटखा खा खाकर गगन चुंबन कर रहा है और कोई तो ठेले के लिए जान हथेली पर रखकर नेटवर्क ढूंढने निकल पड़ा। टावर की ऊंचाई जितनी, दुख की गहराई उतनी। अब इन टावरों से सिग्नल नहीं, संवेदनाएं उड़ती हैं। पहले लोग मन्नत के धागे बांधते थे, अब गुस्से के तागे लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। माइक कहाँ है, मैं लाइव बोलूंगा। 11 जनवरी, विनोद कुमार, भोपाल के भदभदा घाट की बस्ती से। गार्ड की नौकरी करते थे, मालिक ने 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो विनोद जी सीधे पॉलिटेक्निक चौराहे के टावर पर वहां से आवाज दी, पैसा दो वरना यहीं 5G बन जाऊंगा।
विनोद ने वही किया जो अब शहर में गम का नया जीपीएस बन चुका है। मोबाइल टावर पर चढ़ गया। अब आदमी भूखा हो तो 2 ही रास्ते होते हैं, एक धरना दूसरा ऊंचाई। विनोद ने दूसरा चुना। ऊपर चढ़े, नीचे उतरवाए गए, तब जाकर मालिक की नींद खुली। 31 जनवरी बरखेड़ी के विवेक ठाकुर ने साबित कर दिया कि नशा सिर पर चढ़े या आदमी, दोनों का उतरना मुश्किल होता है। साहब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने नहीं बल्कि सामाजिक डिस्कनेक्ट दिखाने चढ़े थे। 24 फरवरी कमल यादव टावर पर चढ़े क्योंकि पुलिस उनके मूंगफली के ठेले को रोज ठेले देती थी। ऊपर से कहा अब या तो ठेला मिलेगा या मैं आसमान से मूंगफली बरसाऊंगा। लोग भी समझें, गलती उनकी नहीं, मूंगफली की थी। बेचारे को समझ नहीं आया कि अब व्यावसायिक समस्याओं का हल व्यापार मंडल से नहीं, वर्टिकल स्केलिंग से होगा। 10 मार्च आसाराम चौराहे के कमलेश यादव ने पारिवारिक तनाव को ऊंचाई दे दी। कुछ लोग समस्या के हल के लिए थाने जाते हैं, भोपाल में लोग टावर की छत पर जाते हैं। 15 अप्रैल को एमपी नगर के छोटू बाबू गलती से हंसी का पात्र बनने निकले, लेकिन बन गए गंभीर चेतावनी। नशे में चढ़े, गिरे और जिंदगी से उतर गए। ऊपर चढ़ना आसान है, नीचे आना कठिन और जिंदगी में लौटना असंभव। भारत टॉकीज के पास राजू जी 80 फीट ऊंचे टावर पर गुटखा खा रहे थे। ऊपर से जनता को लाइव डेमो दे रहे थे। गुटखे के साथ अगर हाइट हो तो नशा सरकारी हो जाता है। एक हाथ में गुटखा, दूसरे में टावर। गुटखा खा रहे थे और सिस्टम को चबा रहे थे। सरकार की एजेंसियों के बीच टावर की जिम्मेदारी टेबल टेनिस की गेंद बन चुकी है। पुलिस कहे हमारा नहीं, नगर निगम बोले हमसे ना हो पाएगा, टावर वाले बोले हम तो नेटवर्क देते हैं, समाधान नहीं। अब तो लोगों को चाहिए भाई, टावर यदि लगा है लोगों को चढ़ने के लिए थोड़ी लगा। ये तो कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। भाई यदि कोई परेशानी है उसको तो टावर पे चढ़ने से समस्या का समाधान थोड़ी होगा, कोई भी व्यक्ति हो। टावर के जो विषय है किसके संदर्भ में आते हैं, मतलब कि वो टावर नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। शायद खस्ताहाल नगर निगम मन ही मन सोच रहा होगा अगली बार चढ़े तो टिकट लेकर चढ़ना। खैर 2020 में भोपाल में टावर पर 20 लोग चढ़े, 2021 में 24, 2022 में 16, 2023 में 12, 2024 में 36 चढ़े, यानी सबसे ऊंची उड़ान। 2025 में अप्रैल तक ही अब तक 16 टावर कूद केस आ चुके हैं और सबसे ज्यादा कूद भाग वाले टावर बने बैरागढ़, भारत टॉकीज, एमपी नगर, पॉलिटेक्निक चौराहा, बोर्ड ऑफिस, जबकि भोपाल में पुलिस और निजी एजेंसियों के मिलाकर कुल 345 टावर हैं। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा मेहनत पुलिस की होती है। फोन डायल 100 पर लगाया जाता है, फिर दौड़ता है एक थाना। एक आदमी को मनाने 12 पुलिसकर्मी लगते हैं और बाकी के लोग वीडियो बनाते हैं। हालात ये हैं कि देश में सबसे ज्यादा टावर पर चढ़ने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। पुलिस के सर्विलांस और वायरलेस टावर पर सबसे ज्यादा लोग चढ़ रहे हैं जिनकी फेंसिंग नहीं है। निजी एजेंसी के टावर पर फेंसिंग के चलते ज्यादा घटनाएं नहीं होती। कुछ समय से इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। लोगों की समस्याएं बहुत ही अलग अलग तरह की हैं। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को काउंसलिंग करके सुरक्षित रूप से उसको उतारें। उसकी समस्या का अगर कोई जो है वो कानूनी हल हो सकता है तो उसको करें। संबंधित विभाग को भी सूचित करते हैं और उसकी काउंसलिंग करके कोशिश करते हैं कि वो फिर इस तरीके की पुनरावृत्ति ना करें। अब टावर पर चढ़ने वालों को सिरफिरा कहें या सिस्टम की गिरती जमीन का मापक, ये आपकी सोच है। सवाल यह है अगर जमीन पर सुनवाई नहीं होगी तो क्या लोग ऊंचाई तलाशेंगे? ये भोपाल है, वैसे यहाँ समस्या का हल नहीं होता, समस्याएं ऊंची होती हैं। मध्य प्रदेश में टावर पर चढ़ना और अपनी समस्याओं का हल कराना एक शगल बन चुका है। किसी को पारिवारिक तनाव है, कोई नशे में है, किसी की तनख्वाह पूरी नहीं मिली है तो कोई शौक में ही इस तरीके से टावर पर चढ़ जाता है और बहुत आसानी से इन टावरों पर चढ़ा जा सकता है। कोई कहने वाला नहीं होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है, किसी तरीके कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे तो तनख्वाह पूरी मिल रही है, कोई पारिवारिक तनाव भी नहीं है और न प्रशासन पे किसी तरीके का दबाव है। मैं तो चढ़ा, लेकिन आप कतई मत चढ़िएगा क्योंकि टावर पर चढ़ने से समस्याओं का हल नहीं होता है, उल्टी जान आफत में पड़ती है और एक रात हवालात में भी काटनी पड़ती है और रोजनामचे में भी नाम जुड़ जाता है। लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि इस टावरों के आसपास कोई फेंसिंग की जा सके ताकि इन पे चढ़ने वालों की संख्या पर लगाम लगाई जा सके। रिजवान खान के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल। अच्छा, कमाल की बात है कि समस्याओं के सामने समाधान का जन्म होना चाहिए, लेकिन लोग अपनी समस्या लेकर टावर पर चढ़ जाते हैं और फिर एक नई समस्या का जन्म हो जाता है। यानी समस्याओं के भंडार में एक समस्या और जुड़ जाती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो टावर पर मत चढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं।
हरिशंकर परसाई का शहर जबलपुर कभी संस्कार धानी कहलाया करता था, लेकिन अब यहां चोरी की नई नई किस्में पैदा हो रही हैं। रसगुल्ला चोरी, बकरी चोरी और अब नमक की 5 बोरियों की चोरी, वो भी एक्टिवा पर रखकर बड़े ठाठ से। शायद चोरों को भी लग गया होगा कि पेट पूजा पहले फिर अपराध। पहली कहानी सुनिए एक रसगुल्ला प्रेमी चोर की। जबलपुर के सिहोरा में एक बेकरी शॉप में जब दुकानदार नींद में सपनों में समोसे तल रहा था, तभी स्कूटी सवार 2 युवक आए। एक ने मुंह ढक रखा था, दूसरा मानो चोरी की नैतिक निगरानी कर रहा हो। मौका देख रसगुल्ला उठाया और गुटके के पाउच को बोनस समझकर साथ ले गया। चोरी की कुल लागत 135 रुपए पर नैतिक नुकसान अपार। कानून बोला पाप है पर जुर्म नहीं, पर थानेदार साहब ने FIR लिख ली। 4 दिन बाद स्वाद का दूसरा अध्याय खुला देवताल में। एक सफेद एक्टिवा पर आया चोर 5 बोरी नमक उठा ले गया। इतनी शांति से ले गया मानो किराने की नहीं अपनी शादी की खरीद हो। जयपाल प्रजापति जी की दुकान से 5 बोरी नमक चोरी हुई, कुल मूल्य लगभग 1000 रुपए। चोर आया, नमक लादा, मुस्कुराया और निकल गया मानो किराना नहीं कोई डोमिनोज डिलीवरी हो। अब आइए तीसरे कोर्स पर, बकरी। आधार ताल में 4 शातिर चोर 9 बकरियां लग्जरी कार में लेकर फरार हो गए, जैसे बारात नहीं बकरात निकली हो। हेमंत रजक सुबह उठे तो बाड़ा खाली, पुलिस पहुंची तो CCTV में कार फुर, और फिर अयान, योगेंद्र, मोहसिन, उमर पकड़े गए। 8 बकरियां बरामद, एक अब भी फरार। शायद वो भी सोच रही है इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा है। अब सवाल है कि जबलपुर में चोरी हो रही है जायकेदार क्राइम फेस्टिवल। न्याय की नई किताब कहती है अगर चोरी 5000 से कम है तो केस नहीं कोर्स वर्क है। कोई रसगुल्ला खा जाए या नमक चुरा ले, पहले कोर्ट जाओ फिर इंसाफ मांगो। पुलिस अब FIR नहीं, फूड आइटम रिकॉल रिपोर्ट बना रही है। भारतीय न्याय संहिता जो नया हमारा कानून है उसकी धारा 303 चोरी के अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है। तो जो हमारा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 303 के संबंध में उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसमें 5000 से कम की चोरी जो होती है वो असंज्ञेय अपराध है। उसमें रिपोर्ट तो हम लिखते हैं लेकिन वो अदम चेक होता है और उसमें हम फरियादी को न्यायालय जाने की सलाह देते हैं और निराकरण उसका न्यायालय से होता है। उसमें की एक प्रति फरियादी को भी देते हैं। जो 5000 रुपये से ऊपर की चोरी है उसमें विधिवत FIR दर्ज करके उसकी विवेचना होती है और उसमें 5 वर्ष तक का कारावास है और मिनिमम 1 वर्ष तक का कारावास उसमें होता है और यह प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। हरिशंकर परसाई आज होते तो शायद लिखते जबलपुर में चोर भी अब पढ़ा लिखा है, वो जानता है कौन सी चीज चुरानी है और किस धारा में वो सिर्फ चेतावनी पाकर बच निकलेगा। वैसे कानून क्या कहता है ये भी जान लीजिए। अपराध विधि में मजिस्ट्रेट का बंधन लगाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि पुलिस को ऐसे असंज्ञेय अपराध में कार्रवाई करने के अधिकार मिल जाते हैं तो इनके दुरुपयोग की संभावनाएं पहले से ही जो चल रही होती हैं और बढ़ जाती हैं। तो इनका इस कारण से इसमें ये बंधन लगाया गया है और यदि संबंधित मजिस्ट्रेट को ये आभास होता है या उन्हें ये प्रतीत होता है कि ये मामला कॉग्निजेंस लेने लायक है तो वो उसमें अपनी राय देके और संबंधित को निर्देश दे सकते हैं जाँच करने का। और अगर ये बंधन नहीं होता है तो पुलिस इसको दुरुपयोग अवश्य करेगी और इसी कारण से इसमें कानून में ये बंधन डाला गया है। तो अब चोरी भी क्लास और सेक्शन देखकर होती है। चोरी की कीमत 5000 से कम हो गई तो नया कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) कहती है जुर्म है, मगर इतना भी नहीं कि पुलिस परेशान हो। और अगर सबूत थोड़ा इधर उधर निकला तो पुलिस पेश करती है अदम चेक रिपोर्ट, यानी हमने देखा समझा कुछ नहीं मिला, अब आप कोर्ट जाइए, हम थाने में चाय पीते हैं। जबलपुर से NDTV के लिए संजीव चौधरी। जहां बकरी, रसगुल्ला और नमक के लिए कानून की किताब पलटनी पड़ती है और हर चोरी के बाद सबसे जरूरी सवाल यही होता है अदम चेक लगेगा या इंसाफ मिलेगा। भोपाल गैंगरेप केस की जांच में कुछ ऐसा सामने आया जिसने इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले का खुलासा बहुत पहले हो सकता था अगर इंदौर पुलिस पीड़िता की उस शिकायत पर कार्रवाई करती जो उसने 8 अप्रैल को की थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। ये रिपोर्ट देखिए। इस घटना से जुड़े हर पहलू की उत्सुकता से पुलिस जांच कर रही है। भोपाल रेप केस में हर दिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में जांच के लिए इंदौर गई भोपाल पुलिस टीम को ऐसी जानकारी मिली जिसने इंदौर पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। भोपाल पुलिस की जांच में सामने आया है कि 8 अप्रैल को आरोपी फरहान इंदौर में पीड़िता के घर गया था। वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म और हंगामा किया था। इस मामले में पीड़िता ने डायल 100 को सूचना भी दी थी। वेंट मिलने के बाद FRV मौके पर पहुंची।
इसके बाद युवती संबंधित थाने पहुंची थी। हालांकि वहां कार्रवाई नहीं की गई। इस बात की पुष्टि भी पुलिस की जांच में हो चुकी है। इस मामले में इंदौर पुलिस की कार्रवाई जांच के घेरे में है। भोपाल डीसीपी जोन 2 ने इंदौर पुलिस को पत्र लिखा है और पूछा है कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी भी अब इस पहलू पर जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। छठा आरोपी अबरार फरार है। पुलिस जांच में सभी 6 आरोपियों का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, जो इस प्रकार है। पहला आरोपी फरहान, इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड। कई युवतियों से रेप का आरोप, रेप कर युवतियों के वीडियो बनाने का आरोप और वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। दूसरा आरोपी साहिल खान, पन्ना का रहने वाला है। भोपाल में डांस क्लास चलाता था। पहचान छिपाकर लड़कियों से दोस्ती करता, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर रेप का आरोप। इसके मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो मिले। तीसरा आरोपी अली खान, 2024 में एक कॉलेज छात्र से रेप का आरोप, छात्रा से रेप कर उसका वीडियो बनाने का आरोप। सलीम ने वीडियो बनाकर फरहान को भेजा। वीडियो दिखाकर फरहान से भी छात्रा का रेप करवाने का भी आरोप लगा है। चौथा आरोपी साद उर्फ शम्सउद्दीन, भोपाल में मैकेनिक का काम करता है। लड़कियों को कहीं भी लाने ले जाने का काम करता है। फरहान के कहने पर लड़कियों के लिए गांजा लेकर आता था। पांचवा आरोपी नबील, बिहार का रहने वाला है। पढ़ने के लिए भोपाल आया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसी के रूम में लड़कियों से रेप किया गया। इस पर फरहान के साथ मिलकर रेप के वीडियो बनाने का आरोप है। छठा आरोपी अबरार, जो अब तक फरार है। ये कोलकाता का रहने वाला है। पढ़ने के लिए भोपाल आया, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी। नबील का रूममेट था। रेप के वीडियो बनाने में इस पर भी सहयोग का आरोप है। भोपाल पुलिस के मुताबिक इस मामले में 7वां आरोपी हामिद खान था, जिसने दिसंबर 2024 में कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस को अब जहां फरार चल रहे अबरार की तलाश है, तो दूसरी तरफ पुलिस अब मानव तस्करी के एंगल से भी जांच कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। मैहर का एक स्कूल 13 सालों से पेड़ के नीचे संचालित हो रहा था, क्योंकि स्कूल का कोई भवन नहीं था। एनडीटीवी ने बच्चों की समस्या उठाई तो प्रशासन नींद से जागा। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। जल्द ही स्कूल के बच्चे अब स्कूल भवन में पढ़ेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अप्रैल 2025 को जब मध्य प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई, तो एक तस्वीर सामने आई, एक ऐसे स्कूल की जो 13 साल से पेड़ के नीचे संचालित हो रहा था। ये स्कूल था मैहर के कोल्हा कोलान की प्राथमिक शाला। एनडीटीवी ने जब इस खबर को उठाया तो प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने रामनगर एसडीएम को उस स्कूल का दौरा करने के निर्देश दिए। मैहर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 1 अप्रैल को प्रवेश उत्सव के दौरान हमने दिखाया था कि किस प्रकार एक नीम के पेड़ के नीचे विद्यालय लग रही थी। ये वो विद्यालय है, आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय में बच्चे किस प्रकार से नीम के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। इसी की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद विद्यालय को 25 डिसमिल जमीन दी गई है और जल्द ही यहाँ पर भवन का निर्माण होगा। वो स्कूल जहां 13 साल तक किसी अधिकारी ने झांका तक नहीं, वहां एसडीएम पहुंचे, स्कूल का निरीक्षण किया, स्कूल भवन बनाने के लिए जगह चिन्हित की। सुलखमा और नादो गांव को जोड़ने वाली सड़क पर अब स्कूल बनेगा और जल्द ही कोल्हा कोलान की प्राथमिक शाला का खुद का अपना भवन होगा, जहां बैठकर ये बच्चे पढ़ पाएंगे। जी, रामनगर में कोल्हा कोलान स्कूल में बच्चों के लिए जो है समुचित व्यवस्थाएं ना होने की खबर और ये सब चीजों का प्रकाश में कलेक्टर महोदय द्वारा इस पर गंभीर रूप से कार्यवाही करते हुए वहाँ के बच्चों की पढ़ाई और इसकी बेहतर ढंग से उनके विद्यालय के संचालन के लिए भूमि चिन्हित करके बंटित कर दी गई है और भवन का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाकर और वहाँ अच्छे ढंग से शिक्षा दीक्षा उन बच्चों की हो सके और अच्छे से विद्यालय संचालित हो सके, इसके लिए सारे प्रबंध कर दिए गए। जब से ग्रामीणों और बच्चों को ये जानकारी लगी है, तब से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। भवन विहीन विद्यालय की परेशानी से जूझ रहे कोल्हा कोलान बस्ती के लोगों ने इसके लिए एनडीटीवी का धन्यवाद किया। 1 अप्रैल के दिन जब इंटरव्यू लिया यहाँ विद्यालय का देखा गया, तो उनके माध्यम से एनडीटीवी के माध्यम से जो
प्रयास किया गया वो बहुत ही सार्थक रहा। मैं बहुत ही आभार एनडीटीवी को प्रदान करता हूं कि जिनके अथक प्रयास के माध्यम से विद्यालय के लिए जमीन भी प्राप्त हो गई और कलेक्टर महोदय ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है और मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है कि एनडीटीवी के माध्यम से यहाँ पे जो है तो सबको जानकारी हुई कि विद्यालय नहीं है और एनडीटीवी ने सबको जो है तो सूचित किया अपने माध्यम से, संचार के माध्यम से कि यहाँ पेड़ के नीचे विद्यालय लग रही है। हम लोगों के बीच में तो एक खुशी का माहौल है कि बहुत अथक प्रयास के बाद आप लोगों के माध्यम से जो आपने प्रयास किया वो एक सफल प्रयास रहा। इसके लिए एनडीटीवी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोलाहा कोलान बस्ती में बनने वाले स्कूल भवन के लिए जिला प्रशासन ने बजट का भी प्रबंध कर लिया है। ये स्कूल भवन CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक कंपनी बनाएगी। जल्द ही ड्राइंग और डिजाइन तैयार होते ही भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। बच्चे अब इस पेड़ के नीचे नहीं पढ़ेंगे। अब बच्चे जल्द ही भवन में जब भवन बन जाएगा तो भवन में बच्चे वहां पढ़ाई करेंगे और अपनी पठन पाठन का कार्य करेंगे। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी मैहर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।